हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो इकोनॉमिक्स का जो परिचय पढ़ा था आज उससे आगे शुरू करते हैं। कल वाले पोर्शन को अगर वापस रिपीट करें तो हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र की परिभाषा जो आचार्य कौटिल्य ने दी थी, और उसके बाद अर्थशास्त्र को जो विभिन्न कैटेगरियों में हमने डिवाइड किया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा हैं 5 तरह की: धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, सीमितता संबंधी परिभाषा, उसके बाद विकास संबंधी परिभाषा, और 5वीं जो परिभाषा हमने पढ़ी थी जो जेके मेहता ने दी थी उसके बारे में। तो इस 5 परिभाषाओं में हमने अध्ययन किया था कि अर्थशास्त्र क्या है, और समय समय पर इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जो परिवर्तन हुआ था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को क्या माना है? धन का अध्ययन, धन का विज्ञान माना है, धन का अध्ययन माना है। उसके बाद हमने बात की थी, ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि किस तरह अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग, कोई मानते हैं कि अर्थशास्त्र में जो है वो सीमितता का अध्ययन किया जाता है, यानी सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विषय है वो अर्थशास्त्र है। कुछ ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो मनुष्य के कल्याण या हित के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद की जो हम बात करते हैं वो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। देखिए, कोई भी विषय किस टाइप का होता है, यानी उसकी प्रकृति, प्रकृति को इंग्लिश में कहते हैं नेचर। नेचर यानी वो किस तरह का है, क्या दिखाई, किस तरह दिखाई देता है। ठीक है, और क्षेत्र का मतलब हो गया कि उसका जो क्षेत्र है, इसका मतलब वो फील्ड जिसको वो कवर करता है, वह क्षेत्र। जैसे हम कहते हैं इस आदमी का जो है ज़मीन इतनी है, यानी इस क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, तो उस बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र किस तरह का विज्ञान है, किस तरह का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र किस तरह का सामाजिक विज्ञान है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न श्रेणियाँ होती है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान भी सम्मिलित होती है, इतिहास भी सम्मिलित होता है, भूगोल भी सम्मिलित होता है। तो हम ये कह सकते हैं अंतिम रूप से कि अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में सबसे पहले कौन से विद्वानों ने इसके बारे में चर्चा की। तो अर्थशास्त्र की अगर प्रकृति हम देखें तो प्रकृति के बारे में सबसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया था वो थे जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स। J.M. किन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने ये बताया था कि अर्थशास्त्र की प्रकृति किस तरह की होती है। तो अगर हम देखें कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसकी जो विषय वस्तु है, ठीक है, उस विषय वस्तु को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रकृति व विषय वस्तु। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की थी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु के बारे में सबसे अधिक चर्चा कौन से अर्थशास्त्री ने की थी, कौन से विद्वान ने की थी? जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स ने। ठीक है, और उन्होंने अर्थशास्त्र की प्रकृति और विषय वस्तु को किस तरह से डिवाइड किया था, किस तरह से उन्होंने बांटा था। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और विषय वस्तु को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, देखिए हिंदी शब्द है व्यष्टि, इससे अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अध्ययन, तो इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं।
और इसे व्यापक अर्थशास्त्र, मैक्रो मतलब होता है व्यापक, जिसका भाग जो एरिया है बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसे हम व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि मतलब होता है एक बहुत सूक्ष्म अध्ययन, बहुत छोटा भाग। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का वह भाग या वह क्षेत्र जो एक छोटा अध्ययन करता है, जो छोटे भाग का अध्ययन करता है, अर्थात इसके विषय वस्तु में आएगा एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक परिवार, यानी यह एक छोटे भाग की आर्थिक समस्या या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो यानी बहुत छोटा भाग। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग होता है, या हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह अध्ययन होता है जो एक सूक्ष्म अध्ययन करता है, जो छोटा अध्ययन करता है। ठीक है, इसके विपरीत समष्टि का मतलब होता है बहुत बड़ा भाग। व्यष्टि के छोटे छोटे भागों से मिलकर के और एक बहुत बड़ा भाग बनता है। तो समष्टि का जो भाग है वो व्यापक अर्थशास्त्र कह सकते हैं, या इसमें जो उसका जो क्षेत्र होता है वो आता है जैसे समग्र अध्ययन, इसको हम समग्र अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे समग्र उपभोक्ता, जितने भी उपभोक्ता हैं उनका अगर अध्ययन किया जाए, समग्र मांग, एक व्यक्ति की मांग किस में अध्ययन किया जाएगा, एक व्यक्ति की मांग का अगर अध्ययन किया जाए तो वो करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समग्र उपभोक्ता, सभी तरह के उपभोक्ताओं का अगर अध्ययन करें या समग्र मांग का अध्ययन करें, कई उपभोक्ताओं से मिलकर के बाजार की समग्र मांग बनती है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, समष्टि में। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एक व्यक्ति की आय है तो उसको हम व्यष्टि में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की आय, उसको हम किस में पढ़ेंगे, समष्टि में। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जो व्यापक अध्ययन करता है या एक अर्थ का बहुत बड़े भाग का अध्ययन करता है, उसे हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो सम्मिलित किया जाएगा, जैसे हम कहते हैं सामान्य कीमत स्तर, ये समग्र उपभोक्ता, जितने भी एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में जितने उपभोक्ता हैं उनका अध्ययन। समग्र मांग, पूरे देश की जो समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड, वो किस में ऐसे आएगी, समष्टि में आएगी। राष्ट्रीय आय, एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करेंगे व्यष्टि में, और संपूर्ण आय, समग्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे समष्टि में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अगर हम बात करते हैं सामान्य कीमत स्तर, कीमतों को कौन प्रभावित करता है, कीमतों को एक व्यक्ति प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक है, सभी उपभोक्ता मिलकर के कीमतों को प्रभावित करते हैं, यानी एक बहुत बड़ा भाग हो गया, इसलिए उसका अध्ययन किस में करेंगे, समष्टि। ठीक है, तो यहाँ तक की चर्चा हमने बात की थी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र, प्रकृति व उसकी विषय वस्तु में क्या क्या शामिल होता है। अर्थशास्त्र की प्रकृति और विषय वस्तु के बारे में सबसे पहले चर्चा या सबसे विस्तृत अध्ययन किसने किया था, J.M. केस ने, जॉन मैनार्ड केस ने। उसके बाद अर्थशास्त्र की जो प्रकृति और विषय वस्तु है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कह सकते हैं, जिसमें एक अर्थव्यवस्था के एक बहुत छोटे भाग का अध्ययन किया जाता है, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक इकाई की मानेंगे, अर्थव्यवस्था का एक उपभोक्ता क्या है, एक इकाई है। ठीक है, एक इकाई का, एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक परिवार का, यानी छोटे भाग का अगर अध्ययन करें तो उसको किस में कहेंगे, उसका अध्ययन किस में किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े भाग का अध्ययन किया जाए यानी समग्र, ठीक है, एग्रीगेट, तो उसका अध्ययन किस में करेंगे, समष्टि में। ठीक है, समग्र उपभोक्ता, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, ये जब सब चीज़ें किस में अध्ययन की जाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं कि ये जो व्यष्टि और समष्टि जो ये जो शब्द है वो सबसे पहले इनका प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले 1903 में इसको जो ये दो शब्दों में विभाजित किया गया, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया था रेगनर फ्रिश ने। रेगनर फ्रिश ने
सबसे पहले 1930 में जो है इन दो शब्दों को काम में लिया था। कौन से दो शब्द? व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, रैगनर फिश ने व्यष्टि और समष्टि इन दो भागों में इनको बांटा था। यानी ये शब्द व्यष्टि और समष्टि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1930 में 1903 में रैगनर फिश ने इनका अध्ययन किया था। 1933 में, 1933। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो, ये शब्द जो है, माइक्रो जो शब्द है वो किससे बना है? माइक्रो, ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से बना है। कौन से भाषा के शब्द? ग्रीक, यूनानी भाषा के माइक्रोज से बना है। ठीक है, और दूसरा मैक्रो जो शब्द है वो मैक्रोज से बना है। मैक्रोज, माइक्रोज और मैक्रोज ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो ग्रीक शब्दों से ये इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, माइक्रो यानी सूक्ष्म और मैक्रो यानी व्यापक, बहुत बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो शब्द किससे बने हुए हैं? ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस और मैक्रोस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये है क्या। एक एक का अध्ययन करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और विषय वस्तु में इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि को व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि शब्द जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी, और माइक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है। ठीक है, सूक्ष्म। और मैक्रो जो शब्द है वो समष्टि के किससे बना है? मैक्रोस से। समष्टि या हम जिसको कहते हैं व्यापक। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं व्यष्टि और समष्टि का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अब से इनमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा किसने की थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने इसका व्यापक अध्ययन किया था। फिर उसके बाद है 1933 में सूक्ष्म और व्यापक यानी माइक्रो और मैक्रोज जो शब्द इसमें है वो डिवाइड इसमें किया था रैगनर फिश ने। यानी व्यष्टि और समष्टि जो शब्दों का प्रयोग है, व्यष्टि और समष्टि जो शब्द हैं उनका प्रयोग रैगनर फिश ने किया था 1933 में। ठीक है, ये दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं? माइक्रो और मैक्रो, ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज और मैक्रोज शब्दों से बने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का वह भाग, अर्थव्यवस्था का वह भाग जो एक छोटे भाग का अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसको सरल शब्दों में सूक्ष्म भी कह सकते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा, जैसे होता है ना माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म अध्ययन। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ वह भाग जो किसी एक इकाई, एक छोटी इकाई का अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जब अध्ययन किससे किया जाता है? किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक व्यक्ति की मांग, एक व्यक्ति का उत्पादन। ठीक है, तो सूक्ष्म अध्ययन है छोटा अध्ययन। एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार या अर्थव्यवस्था के किसी एक छोटे भाग के अध्ययन करना है तो उसको हम किस में अध्ययन करेंगे? माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्लियर है भाई यहाँ की बात? अब इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? इसे
इसे कीमत स्तर भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत स्तर भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जितने भी अध्ययन किया जाता है उसमें कीमतों को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? कीमतों। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई वस्तु खरीदेगा तो क्या करेगा? क्या देखेगा? वस्तु की कीमत। ठीक है। एक उत्पादक अगर वस्तु का उत्पादन करेगा तो क्या देखेगा? उसकी कीमत। ठीक है। किसी वस्तु की मांग एक व्यक्ति अगर करेगा तो क्या देखेगा? कीमत। ठीक है। इसलिए इसे कीमत अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कीमत स्तर। तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। यह इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति, एक संस्था, एक फर्म, एक परिवार, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक। ठीक है। तो व्यक्तिगत इकाई का अगर अध्ययन किया जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसे कीमत स्तर भी कहते हैं। कीमत स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कीमतों से अधिक प्रभावित होता है। एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, ये सभी किससे प्रभावित होते हैं? सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? सामान्य कीमत स्तर। इसलिए इसे सामान्य कीमत स्तर या कीमत स्तर का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि का सीधा सा अर्थ है व्यापक। व्यापक यानी बहुत बड़ा भाग। तो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े भाग का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। यानी अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े भाग का, इसका मतलब एक एक व्यक्ति की, अगर एक एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इकाई की मांग का अध्ययन किया जाए, एक एक व्यक्ति की मांग, और संपूर्ण बाजार की अगर मांग का अध्ययन करें तो व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़ना पड़ेगा। यानी संपूर्ण बाजार का अध्ययन किया जाना चाहिए तो उसको किस में पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है। तो इसको आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यह संपूर्ण से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आय किससे प्रभावित होगी? संपूर्ण से। ठीक है। तो इसको आय व रोजगार स्तर भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बड़े व्यापक भाग का अध्ययन करता है। तो अब इसमें किसको पढ़ेंगे? इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार को पढ़ते हैं। इसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति, पूरी अर्थव्यवस्था में कुल कितनी पूर्ति है। ठीक है। राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, यानी ये सब किससे प्रभावित होते हैं? ये सामूहिक अध्ययन है, ये समग्र अध्ययन है। ठीक है। तो व्यक्तिगत इकाई को योग करके और सामूहिक बनता है। एक एक इकाई का अध्ययन करके, यानी व्यष्टि से क्या बनता है? समष्टि। अगर समष्टि का अध्ययन करना पड़ता है तो उसके लिए व्यक्तिगत इकाई को, एक एक इकाई को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो समग्र अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाना है तो उसको किस में अध्ययन किया जाएगा? व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। देखिए, पहले व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी और बाद में 1930 की आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी जो मंदी आई थी, उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया था कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था केवल उसी देश को प्रभावित नहीं करती, अन्य देशों को प्रभावित करती है। यानी ये सूक्ष्म अध्ययन पर्याप्त नहीं है। इसीलिए 1930 की मंदी के बाद 1933 से 36 के बीच में इस अर्थशास्त्र की जो है आवश्यकता महसूस की गई। यानी ये अर्थशास्त्र बन करके तैयार हुआ है, ये कह सकते हैं। इसको जो है समष्टि का अध्ययन शुरू हुआ। ठीक है। तो अब याद सिंपल सी बात है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ आएगी और इसमें समग्र इकाइयाँ आएगी। इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार का अध्ययन किया जाता है। इसमें समग्र यानी समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाए। ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? इसे कीमत विश्लेषण भी कह सकते हैं। कीमत विश्लेषण।
ठीक है, कीमत स्तर हो गया, कीमत विश्लेषण कह सकते हो आप, कीमत विश्लेषण कह सकते हो, और इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति एक फर्म का अध्ययन किया जाएगा, एक परिवार का अध्ययन, उसकी जो अर्थव्यवस्था आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाएगा, और इसमें समग्र अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों में अगर साथ में अंतर देखा जाए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या प्रमुख अंतर है। व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्यतः बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिफरेंस कहें, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि, यानी इसको माइक्रो और इसको मैक्रो। अगर इनको हम देखें तो जैसे कि आपने इसमें अध्ययन किया था कि इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा, इसमें नंबर 1, इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिगत इकाई का। व्यक्तिगत इकाई मतलब एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, उनकी आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाएगा। व्यक्तिगत इकाई मतलब वो हो गया एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार। ठीक है, तो व्यक्तिगत इकाई यही हो गया। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाएगा, जबकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसमें किया जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी समग्र, संपूर्ण का मतलब समग्र, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक व्यक्ति की आय नहीं होती है, पूरे देश की आय होती है, एक देश के जितने भी निवासी उनकी आय होती है। समग्र मांग एक व्यक्ति की मांग नहीं होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितनी मांग है। ठीक है, समग्र पूर्ति एक व्यक्ति की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, जितनी फर्में अर्थव्यवस्था में हैं वो सब सामूहिक रूप से जो पूर्ति करती है वो समग्र पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अध्ययन किया जाएगा समग्र का, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, समग्र का। तो पहला अंतर क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार की आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा, कि आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाएगा। यानी एक व्यक्ति की समस्या क्या है, एक फर्म की आर्थिक समस्या क्या है, एक फर्म परिवार की आर्थिक समस्या क्या है, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके ऑपोजिट इसमें क्या होगा, समग्र। समग्र मतलब संपूर्ण का। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण, समग्र जिसको कह सकते हैं, यानी समग्र मांग। एक व्यक्ति की मांग क्या है और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग क्या है। एक फर्म की मांग, एक फर्म कितना उत्पादन करती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगर उसका अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। तो दूसरा अंतर क्या हो गया, इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार आदि की आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, नंबर 3, तीसरा जो अंतर क्या है, देखने से पता लग रहा है कि इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या होता है,
अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है। इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जबकि इसका अध्ययन क्षेत्र कैसा ऑपोजिट होगा, समग्र जो है अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? व्यापक। इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? व्यापक। तीसरा अंतर क्या होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित होता है। उसको एक सीमित भाग का ही अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक गांव का अध्ययन करना है। अब अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, एक गांव का अध्ययन करना है या मोहल्ले गांव में एक परिवार का अध्ययन करना है, ठीक है, या एक व्यक्ति का अध्ययन करना, तो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या होगा? सीमित हो गया, सूक्ष्म हो गया। जबकि अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, जैसे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है आपको व्यापक करना पड़ेगा, यानी पूरे क्षेत्र को कवर करना पड़ेगा। तो इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? व्यापक होगा। ठीक है। चौथा अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या कीमत विश्लेषण भी कह सकते हैं। हमने पहले ही बात की थी, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयाँ किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? व्यक्तिगत इकाइयाँ प्रभावित होती है कीमतों से। एक व्यक्ति अगर वस्तु खरीदने जाता है तो किससे प्रभावित होगा? कीमत से। एक फर्म उत्पादन करेगी, किससे प्रभावित होगी? कीमत से। तो इसलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि इसको आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। आय व रोजगार, इनकम एंड प्राइस थ्योरी। समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा प्रमुख अंतर क्या हो गया? इसे क्या कहेंगे? कीमत सिद्धांत, और इसे क्या कहेंगे? आय व रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, चौथा अंतर हो गया। अब हमने बात की थी पहले किसकी उत्पत्ति हुई, व्यष्टि की हुई या समष्टि की? पहले उत्पत्ति हुई व्यष्टि की। जैसे आपको बताया एडम स्मिथ ने 1776 में पुस्तक लिखी थी, कल हमने बात की थी, कौन सी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी ना। तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के ग्रंथ से। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति एडम स्मिथ की पुस्तक, इसकी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति एडम स्मिथ की पुस्तक, कौन सी पुस्तक का हमने चर्चा की थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में लिखी गई थी ये पुस्तक। सन अगर याद नहीं हो तो 1776 में ये पुस्तक लिखी गई थी, और इसी से व्यष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ही इसी से मानी जाती है। इसलिए कल हमने चर्चा की थी एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कौन सी पुस्तक से मानी जाती है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन के अध्ययन व उसके कारणों की खोज से मानी जाती है। जबकि इसकी जो पुस्तक है, इनका अगर हम अध्ययन करें, इसकी जो है 1930 के बाद, 1936 के बाद इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? 1930 की मंदी के बाद, 1930 की आर्थिक मंदी के बाद मानी जाती है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, कौन सी मंदी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति 1776 में
एडम स्मिथ के पुस्तक के बाद, यानी एडम स्मिथ ने 1776 के बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि इसकी जो उत्पत्ति समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किसके 1930 की आर्थिक मंदी के बाद, 1930 के बाद कई ऐसी पुस्तकें लिखी गई, ठीक है। तो उन्होंने अध्ययन किया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो छोटा है और ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था या एक व्यक्ति, एक अर्थव्यवस्था समग्र को प्रभावित करती है, ठीक है। इसका मतलब सूक्ष्म अध्ययन पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए 1930 की जब विश्वव्यापी मंदी आई थी, मंदी सबसे पहले अमेरिका में आई थी, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था केवल उसी देश को नहीं बल्कि समग्र सबको प्रभावित कर सकती है, करती है। इसलिए अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी माना कि व्यष्टि या समग्र सूक्ष्म अध्ययन पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं ये 18वीं शताब्दी यानी 1776 माने 18वीं शताब्दी, ठीक है, और इसको हम 20वीं शताब्दी मान सकते हैं, ठीक है, या 1776 मतलब 18वीं शताब्दी होगी, और इसको 1930 की मंदी के बाद यानी 20वीं शताब्दी, यानी कम से कम 150 से 200 सालों का अंतर इन दोनों के बीच में है, ठीक है भाई। तो आज का हमने टॉपिक पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति व उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र हम बाद में पढ़ेंगे। अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो उसमें हमने बात की थी कि अध्ययन क्षेत्र जो है व्यष्टि और समष्टि दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। इसका अर्थशास्त्र जो है अध्ययन क्षेत्र और प्रकृति जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि और समष्टि शब्द किससे बने हैं? माइक्रोज और मैक्रोज, दोनों की ग्रीक भाषा के शब्द हैं, उससे बने हैं, ठीक है। माइक्रोज का मतलब ग्रीक भाषा का जो अध्ययन शब्द होता है उसका अर्थ है सूक्ष्म, और मैक्रोज का मतलब व्यापक, बड़ा, ठीक है। तो ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज और मैक्रोज से बने हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या था? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक छोटे भाग का अध्ययन करता है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार उसका अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े भाग का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा में क्या अंतर है। अब हम उसके और क्या अंतर हैं उनको हम निम्न अंतर विभाजित कर सकते हैं, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स का, यानी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, इसका अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण का अध्ययन करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ठीक है। यानी व्यापक अध्ययन करता है, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ठीक है, समग्र राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, ये सब व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़े जाते हैं। दूसरा, इसका जो अध्ययन क्षेत्र है इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, इनकी आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें समग्र अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। इसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक होगा। तीसरा अंतर, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? सीमित होगा, जबकि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? व्यापक, क्योंकि एक छोटे भाग का अध्ययन कर रहा है और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या हो गया? व्यापक होगा। चौथा अध्याय, इसमें इसे कीमत सिद्धांत या कीमत विश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कीमतों से प्रभावित होते हैं, ठीक है, जबकि इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? एडम स्मिथ की जो पुस्तक है, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक से मानी जाती है, जो उन्होंने 1776 में लिखी थी, ठीक है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है 1930 की आर्थिक मंदी के बाद, ठीक है। तो ये हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, अर्थशास्त्र को जो कैटेगरी है, कला है, विज्ञान है या दोनों है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।